अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर का दौरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं जो एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं और जिस तरह से यहाँ पर आना और जाना हो रहा है, ये क्या ज़्यादा है पाकिस्तान की एक तो हैसियत ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से जहाँ इसको उजागर करता है, वहाँ पर शायद ये भी ज़ाहिर करता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ही कलीदी रोल यानी कि वाहिद क़ुव्वत है, शायद ये इशारा भी देता है। एट द सेम टाइम गर्मजोशी के पैगामात सुनने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है कुछ लो और दो की जो बुनियाद पर कहा जाता है, तो उन्हें एक अच्छे तासुर नहीं दिया जा रहा। उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ लो और दो जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ताल्लुकात की शायद बुनियाद वो होनी चाहिए थी जो कि यूरोप के साथ है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की क़यादत को अच्छा करार देना और ये कहा जाना कि इस क़यादत के ज़ेर असर जो है बेहतरी के इम्कानात मौजूद है, और ये सब बयानात शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ताल्लुकात ना सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है तालिबान के हवाले से वो भी उजागर होता डेफिनेटली नज़र आ रहा है। सब पर हम बात करेंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका की क्या सोच है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जिनसे बहुत सी तवक्कुआत इस वक्त वाबस्ता है। ख़ास तौर पर जो उनका ये कहना है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के सामने बंद बांधेंगे, और ख़ास तौर पर आज जब उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ उनका जो कहना है कि किस तरह से मुकदमात को बढ़ाया जाएगा, इस हवाले से ये तासुर भी पाया जाता है कि चूँकि जजेस की तादाद कम है, सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो बेहतरी लाई जाएगी वो कैसे लाई जाएगी, इस सब पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे 2018 पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान कानकनों के हवाले से एक ऐसा अफसोसनाक साल था, तल्ख यादों के साथ जो इख्तिताम पजीर हुआ। कोई 90 से ज़ायद हलाकतें हुई और उसके बाद हमने देखा कि नए साल का आगाज़ भी दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि तकरीबन एक ही हादसे में 4 कारकुन जो है वो हलाक हो जाते हैं। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान का ये ज़िला दकी है जिसके मुकाम पर कोयला कान में जहरीली गैस भर जाने से 4 कारकुन दब गए। ये वाक़यात जो तवातर से पेश आ रहे हैं, इस हवाले से इक़दामात क्या लिए जा रहे हैं, क्या वो वजूहात है जिनकी बिना पर ये वाक़यात इनका सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा, कौन से ऐसे काम है जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है और क्या कोताही यहाँ पर हो रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान आपको बताते चले, हमारे साथ रऊफ़ खालिद इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद है, इमरान खान एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, और कुछ देर के बाद हमें इम्तियाज़ गुल साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं, पाक अफ़गान ताल्लुकात कहाँ पे खड़े हैं, पाकिस्तान के ये इस वक्त जो कहा जा रहा है कि बदलता हुआ अंदाज़ जो है वो किसके ज़ेर असर है, ये भी अब तज्ज़ियाकार जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसे भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। रऊफ़ खालिद साहब, आप बताइएगा सबसे पहले इस वक्त जो पाकिस्तान की अहमियत, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि उजागर होती नज़र आ रही है, और जिस कदर इस वक्त आनियाँ जानियाँ हो रही हैं और अमेरिकी सेनेटर जिस तरह से पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, क्या चाहत है अमेरिका की और क्या इशारे हैं ये? देखें, मेरा ख्याल है इसका आगाज़ जो है नई गवर्नमेंट के आने के बाद, जब ये वाज़े तौर पे मैसेज दिया गया, पोम्पियो जब पाकिस्तान आए उनके सेक्रेटरी, तो उनको बड़ा क्लियरली ये कहा गया, बाद में इमरान खान ने उस पर ट्वीट भी किया, बात भी की कि हम जो है किराए की बंदूक के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। तो उसके बाद से मेरा ख्याल है एक रियलाइजेशन अमेरिका के अंदर भी है कि एक अच्छे पार्टनर के तौर पे इसको लेके चला जाए। जो हम एक नीड बेस जो अमेरिका हमें इस्तेमाल करता था कि वहाँ पे रूस की फ़ौजें आ गई तो हमें उन्होंने इंगेज कर लिया, साथ तालिबान वहाँ पे मुजाहिदीन को इंगेज कर लिया, फिर उसके एक लंबी जंग चली, रूस टूट गया, उसके बाद उन्होंने कहा अब हमें इन्हें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इनको छोड़ छाड़ के भाग गए। हैरी क्लिंटन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे सेनेट की जब कमेटी के सामने उन्होंने अपने टेस्टिमनी दी थी तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा हमने ये ज़्यादती की कि वहाँ पर हम छोड़ के भाग गए, और पारा उनको एक ज़रूरत पड़ी नीड बेस्ड रिलेशनशिप की बुनियाद पे वो 9/11 के बाद फिर आ गए, हम फिर फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, ये सारे मामला चलते रहे। अब मेरा ख्याल है एक रियलाइजेशन मौजूद है कि अब ये इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। अब जो एक बाहमी इज़्ज़त वक़ार, एक कदर की निगाह से एक दूसरे के रिलेशनशिप को देखा जाएगा। माजी बड़ा लंबा है हमारा रिलेशनशिप का, लेकिन वो इसी तरह से था कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब जो है सूरत हाल वो उस तरफ जा रही है। लिंडसे ग्राहम जो आए थे बुनियादी तौर पर, एक तो इन पे मैं एम्फेसाइज करूँ उनकी इंपॉर्टेंस पे, विजिट की इंपॉर्टेंस पे, कि 2 विजिट कैंसिल हुए हैं वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड जाना था,
وہ نہیں گئے. نینسی پیلوسی جو اسپیکر ہے ہاؤس کی, انہوں نے کابل آنا تھا, وہ نہیں آئی کیونکہ ان کے گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن ہوا ہے, اس کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں, تو وہ نہیں. یہ کیسے آ گئے سینیٹر صاحب وہاں سے نکل کے؟ تو بنیادی طور پہ وہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی, اور پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز اور پھر ہمارا جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, اس پہ ان کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. یہ بڑے قریب ہیں ٹرمپ کے, اگرچہ ان کے بڑے ناقد بھی رہے, لیکن ان کے صدر منتخب ہونے کے بعد یہ ان کے بہت قریب ہے. اور یہ اکراس دا ڈیوائیڈ جو ہے ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے, ڈیموکریٹس بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ان کا آنا اور آ کے یہاں پہ ایک بہت گڈ ول جیسچر دینا, اور ایک ہماری طرف سے بھی ان کے لیے کریٹ کرنا ساری انوائرمنٹ ایسی کہ جس میں وہ بڑے جو اوور آل ان کا جو یہاں تجزیہ دیا جا رہا ہے وہ بہت خوش گئے ہیں یہاں سے. اور جو ہمارا جو ایف ٹی اے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر انہوں نے بات کیا کہ ہم کریں گے, اس سلسلہ میں اندرون خانہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, اس کی جو کنڈیشنلٹیز ہے اس کے اوپر بھی یہ ٹرمپ سے بات کریں گے, اور اس میں ہمیں شاید کوئی بہتر صورتحال میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم پروگرام لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو اچھا, بہت سی سیناریوز ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے, خاص طور پہ پاکستان کا موقف جسے کہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے, یا پالیسی میں کہہ لے کہ تبدیلی دکھائی دیتی ہے. جو پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ ظالم خلیل زاد یہاں پہ موجود تھے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ محب اللہ جو ہیں ان کو جو گرفتار کیا جاتا ہے, جو چھوڑا جاتا ہے, تو ان کے ترجمان, طالبان کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائے, تو یہ اس کی طرف ایک سٹیپ فارورڈ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تعلقات زیادہ اس طرح مضبوط ہو رہے ہیں یا اس طرف جو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس میں رول جو کردار ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای کا بھی بہت نظر آتا ہے. امتیاز گل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کا کردار زلمے خلیل زاد نے اس میں متعین کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس امر پہ طالبان نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تین ملک جنہوں نے ابتدا میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا, کہ ان کی طرف سے غیر معمولی طور پہ اور غیر ضروری طور پہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے طالبان نے اس مہینے جو 15 تاریخ کو سعودی عرب میں ملاقات ہونی تھی اس سے انکار کر دیا تھا. اس میں میرا خیال ہے کہ بالآخر امریکیوں کو پھر یہ احساس ہوا, اور اس میں پاکستان کی قیادت نے بہت بڑا اور اہم کردار یہ ادا کیا کہ ان کو مشورہ دیا امریکی قیادت کو کہ اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا کہ آپ یہ سرکس مذاکرات کا جو ہے کبھی ایک کیپٹل میں لے جاتے ہیں, کبھی دوسرے دارالخلافے میں لے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ خواہ ان تین ملکوں کے آپس میں جو مخاصمتیں ہیں ان کو بھی ہوا دے رہے ہیں, اور طالبان کو بھی غیر ضروری طور پہ آپ دباؤ میں لا رہے ہیں. یعنی آپ کو علم ہوگا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایک الگ گروپ ہے, جبکہ قطر جہاں پہ اتنے عرصے سے طالبان مقیم ہیں, ان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو یہ پاکستان نے یہ گوش گزار کرنے کی کوشش کی امریکی حکام کو کہ آپ یہ نہ کریں اور مذاکرات کا مرکز کسی ایک ہی جگہ پہ رہنے دیں, تاکہ تمام فریقین کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں. اور اسی وجہ سے بالآخر طے یہی پایا کہ اگر یا تو مذاکرات قطر میں ہوں یا پھر پاکستان میں ہوں, پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور اس کا میرا خیال ہے اعتراف نہ صرف زلمے خلیل زاد نے کیا بلکہ لنڈسی گراہم جو ان کے سینیٹر ہیں بڑے مشہور, انہوں نے بھی گزشتہ روز کیا. اور اس تمام گزشتہ 3 روز کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جس قدر ملاقاتیں ہوئی ہیں, اسی کے نتیجے میں گزشتہ روز زلمے خلیل زاد اپنے خصوصی طیارے میں فوراً دوحہ پہنچے, اور اس کے بعد لنڈسی گراہم نے پاکستان کے ان کے خاص طور پہ وزیر اعظم کی کافی تعریف بھی کی, اور کہا کہ ایک تاریخی موقع ہے اور اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اس انداز میں اپنا یہ کردار ادا کیا ہے کہ اس سے بلا شبہ پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے اس تمام معاملے میں. اور اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ آج دوحہ میں زلمے خلیل زاد اور طالبان کے مابین جو مذاکراتی سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہمیں کسی مثبت سمت کی طرف
ले जाए। आप क्या कहते हैं कि अभी जैसे इम्तियाज़ गुल साहब भी फरमा रहे थे कि कोशिश पाकिस्तान की ये है कि अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने तर्जुमान तालिबान की तरफ से ये भी सुना था कि ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में नहीं होंगे, क्योंकि शायद वही बात जो अभी राव खालिद साहब भी कर रहे थे कि जो टैक्टिक्स उनको लग रहा है अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, कभी यूएई सऊदी अरब की तरफ से कहलवाना, जो कि वो ममालिक है जिन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया तालिबान हुकूमत को, या फिर जैसा अभी हाफिज़ मोहिबुल्लाह का मैंने जिक्र किया वो वाक़या जो पेश आया, तो उनको ये लग रहा था कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से एक तो ये इनकार किया जाना, और फिर उसके बाद जो आज का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां कोई 126 के करीब एहलकार जो है अफ़गान हुकूमत के वो शहीद हो गए, और ये कोई मरकज़ था, तरबियती मरकज़ था जहाँ पे इन्होंने हमला किया। तो ये क्या ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपना दबाव भी रखेंगे और हमारे मुताबिक ही हम आप आएंगे तो फिर ही हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे? शायद इसी ने मजबूर कर दिया है अमरीकी सेनेटर या अमरीकी हुकूमत को कि वो पाकिस्तान की आके शायद इसे आप खुशामद कह लें कि करे और तारीफ करे, जिसकी हम के उम्मीद नहीं करते थे कुछ अर्सा पहले तक। देखिए, जहाँ तक तालिबान के ग्रुप्स का ताल्लुक है तो वो कोई एक ग्रुप तो है नहीं, बहुत सारे ग्रुप हैं। लेकिन उनकी एक शूरा मौजूद है और उसके अंदर जो मेन लोग हैं वो मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी हुकूमत से या जो बाहर से उनको वो इन्वेडर्स कहते हैं, जो अमेरिकन या नेटो के जो फोर्सेस आए हुए हैं, उनको वो समझते हैं कि ये बाहर से मुदाखलत करने के लिए आए हुए हैं। तो उनके साथ उनके अपने अपने मुख्तलिफ महाज हैं, वहाँ पे उनके मामला चल रहे हैं। उसको उसके साथ वो जोड़ के, जो उनका मुज़ाकरात का प्रोसेस है उसके साथ जोड़ के वो तब तक नहीं देख रहे जब तक कि तमाम किसी एक नुक्ते पर आके किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। तब तक जहाँ दाव लगता है हुकूमत का अफ़गानिस्तान की या सरकारी फ़ौजियों का या नेटो फ़ौजियों का, तो वो अपनी कार्रवाई कर लेते हैं, और जहाँ दाव लगता है तालिबान का वो भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो वो एक जंग की कैफियत तो है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ना आने के पीछे एक और बात यह है कि पाकिस्तान को वो इतना स्टेबल खुद नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान को नुकसान हुआ है। अफ़गान तालिबान के लोग पाकिस्तान में कत्ल किए गए हैं, उनके लोग यहाँ पे मरे हैं, और बाज़ जगहों पे पाकिस्तान को वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ऐसा हुआ है। बाज़ जगहों पे उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को भी जो बाहर से एजेंसीज यहाँ काम करती हैं उन्होंने चीट किया है। तो इस जगह को वो महफूज नहीं समझते इस किस्म की टॉक्स के लिए, जहां उनकी क़यादत बैठे और बैठकर दुनिया के यानी वो जो एक तासुर था अमेरिका के जहन में कि पाकिस्तान जो है उसकी बात बहुत सुनी जाती है, वो भी तासुर ज़ाइल हो गया इन तमाम मुज़ाकरात के दौरान? नहीं, वो पाकिस्तान की बात सुनी जाती है, ये एक रियलिटी है, और पाकिस्तान की बात सुनी भी जानी चाहिए। वो इसलिए कि पाकिस्तान बिल्कुल हमसाया है और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि सारों के साथ ही लड़ पड़े। तो नहीं, हम तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं ना, वो जो समझा जाता है अमेरिका की जानिब से। तालिबान के साथ नहीं, तालिबान पाकिस्तान की बात सुनते हैं, ये आपको किसने कहा कि नहीं सुनते हैं? अगर तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं सुनते, तासुर जो अमेरिका की तरफ से हमेशा दिया जाता था इमरान, वो जो कहा जाता था कि पाकिस्तानी है जो उनको मजबूर कर सकता है कि मुज़ाकरात की मेज पर आए और उनकी बातें माने। तो अब हमने देखा कि जितनी बार भी ये कोशिश की गई, तालिबान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, वो अफ़गान हुकूमत के साथ एक मेज पर बैठने के लिए राजी नहीं हुए। देखिए, आज भी अगर अमेरिका को बात कर दी है तालिबान के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा तारीफ़ पाकिस्तानियों की करता है, तालिबान की भी इतनी नहीं करता। उनको भी पता है कि ये काम पाकिस्तानी ही कर सकते हैं और ये काम पाकिस्तान ही इनमें इनको ज़्यादा मदद दे रहा है। तालिबान भी पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, पाकिस्तान भी ये समझता है कि वहाँ पे बातचीत ही मसले का हल है। अब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है वो तो ये कह रहे हैं कि आप तालिबान के साथ बैठिए और बैठ के बात कीजिए, मामला निपटाइए। इस पिक्चर की अगर इसको आप और ब्रॉड करें, बड़ा करें, तो आप इस बात को समझिए कि अमेरिका ने दुनिया भर में मुख्तलिफ महाज़ों में बहुत पैसा बनाया है, बेशुमार पैसा। उसने जितना जंग फैलती है उतने पैसे अमेरिका के बनते हैं, क्योंकि जंग जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, और ये बात अमेरिका को बहुत पहले पता चल गई थी। वो मुख्तलिफ एरियाज़ में जंग छेड़ता है, मुल्कों को लड़ाता है, वहाँ पे जंग जैसे हालात पैदा करता है, और फिर उसकी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पे घुसती हैं, वो असला बेचते हैं। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो गए ना इमरान, अब तो हालात वो हो गए कि उन्हें अपनी फौज भी इसीलिए विड्रॉ करनी पड़ी है कि अखराजात जो है वो उनकी उम्मीद तवक्को से बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। राव खालिद साहब, इस वक्त जो अमरीकी सेनेटर ने ये बयान दिया कि कुछ लो और दो का जो असूल है वो पाकिस्तान के साथ हमें नहीं रखना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
जिसका कि जिक्र इस वक्त कर रहा है अमेरिका, ये क्या तब भी कायम व दायम रहेगा जब अफगानिस्तान का मसला हल हो जाएगा, कि या सिर्फ ये अब तक के लिए ही ये बयानात हैं? देखिए, पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री है पूरी अमेरिकन रिलेशंस की, आज की नहीं है, 50-60 साल का रिलेशनशिप है ये। और वो यकीनन कभी भी नहीं चाहेगा कि एक खत्ते के इतने इंपॉर्टेंट मुल्क जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस हवाले से वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस ताल्लुक को ख़राब करे। अप एंड डाउन आए हैं, बहुत सी जगहों पे वो बहुत ज़्यादा जिटरी हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा तंग भी किया है, हमारे साथ उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट भी रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि ये ताल्लुकात जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या अगर वो निकलता है तो उसके बाद यहाँ से कोई ताल्लुक ना रखे। जब वो निकल भी गए थे तब भी उन्होंने ताल्लुक रखा था पाकिस्तान की स्टेट के साथ, पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात तो 9/11 के पर्सपेक्टिव में हुई बुनियादी तौर पे, तो उसको वो आगे लेके ऑब्वियसली चलेंगे। वो आप देख ले, जब भी कोई बात होती है, अगर पॉलिटिकल साइड पे कुछ हो भी, पेंटागन कभी उस तरह से खुल के नहीं बात करता, वो हमेशा मामला को जब एक तरफ से कोई बयानिया आता है ट्रंप का, तो दूसरी तरफ से पेंटागन का हम देखते हैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयानिया आ जाता है शायद हमें ढांढस देने के लिए। अच्छा राव खालिद साहब, मैं आपकी तो वापस आती हूँ, इम्तियाज़ गुल साहब से उनकी राय भी लेते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, आप क्या कहते हैं इस तमाम सिनेरियो में जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज होती दिखाई दे रही है, ये डेडलॉक जो है ये आपको अब खत्म होता दिखाई देता है? कहीं ना कहीं तालिबान की बात जो है वो मानी जाएगी या मानने पर मजबूर हो जाएगा अमेरिका? क्योंकि अमेरिका तो चाहता है अपने फौजियों का इनखिला, पाकिस्तान के ज़्यादा स्टेक से अगर ये इनखिला एकदम से होता है। देखिए, बुनियादी मसला अब यही है कि अमेरिका में एक ऐसा सदर है जो मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है, जो गैर रिवायती सोच का हामिल है, और जिसके ख्याल में अमेरिका के लिए ये जंग अब बहुत महंगी हो चुकी है। और पाकिस्तान में भी इस अमर का मुकम्मल तौर पे एहसास है, थोड़ी सी तशवीश भी है आला तरीन सतह पे, कि अगर ट्रंप ने अपनी इस सोच पे अमल दरामद जारी रखने के, इसको अमल दरामद करने में ज़्यादा जल्दी दिखा दी, तो उससे अफगानिस्तान के अंदर एक खला पैदा हो सकता है, और ये अमरीकी अफवाज का वहाँ से इनखला जुज़वी तौर पे भी नहीं होना चाहिए, और ये एक बतदरीज अमल के तौर पे ज़रूर पाकिस्तान की, तालिबान की और दूसरे ममालिक की ख्वाहिश है। तो आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया था, और हमें तो ये बताया गया है कि गुज़श्ता महीने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के, यानी जो कौम से खिताब होता है सदर का सालाना, उसमें उन्होंने इस अमर का ऐलान करना था कि अफगानिस्तान से 7,000 अफवाज निकाली जा रही हैं, लेकिन बाद में चूंकि अमरीकी हुकूमत का अपना कारोबार इस वक्त बंद है, उसकी वजह से ट्रंप वो ऐलान नहीं कर सके। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो भी इस बात पे आमादा या कायल नहीं थी कि 14,000 में से एकदम निस्फ तादाद को अफगानिस्तान से निकाल लिया जाए। अभी ऐन मुमकिन है कि आइंदा दोहा में अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक मुनक़ते सिलसिला, उसका हतमी नतीजा एक इंट्रा अफगान डायलॉग की सूरत में बरामद होगा, यानी अफगान तालिबान, अगर अफगान हुकूमत के साथ कोई बातचीत बराह रास्त न हुई तो उसकी नामजद करदा किसी कमेटी के साथ ये बातचीत होगी तालिबान की, और इसी के जरिए कोई लाएअमल मेरा ख्याल है मुस्तकबिल का निकलेगा, क्योंकि तालिबान ने ये वाज़ेह किया है कि उनके मुज़ाकरात का सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, 2 अहदाफ हैं, और एक ये है कि अमरीकी अफवाज के इनखला का टाइम टेबल, और दूसरा अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में कमी। पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है कि बड़े बड़े हमले कम अज़ कम ना किए जाएं, लेकिन आपने देखा कि आज जो कुछ हुआ है काबुल के मगरिब में मैदान शहर में, उससे 100 से ज़ायद जो हलाकतें हैं एनडीएस के, उसमें ज़्यादातर अहलकार थे, तो उससे तालिबान ने ये साबित किया है कि अगर वो चाहें तो काबुल के अतराफ में भी, काबुल के अंदर भी वो हमले कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है वो अपना इसके बाद हो सकता है कि अब रफ्ता रफ्ता इस हवाले से तशद्दुद के वाक़यात में कमी हो, ताकि मुज़ाकरात को ज़्यादा मौका मिल सके। सही, वक्तन फ़वक्तन तालिबान की तरफ से इस तरह के हमले किए जाते हैं, यकीनन वो अपनी ताकत का जो मुजाहिरा है वो करके मुज़ाकरात की मेज़ पर अपना पलड़ा यकीनन भारी रखना चाहते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से बात करेंगे। यकीनन ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात जो हैं वो अब हमें बहुत तेज़ी से मुकम्मल होते दिखाई देंगे। इन सब पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं, ख़ास तौर पे जो भी हमने बात की ब्रेक से पहले कि ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से जो उनका कहना है कि उसके सामने बंद बांधे जाएंगे, या फिर क्वालिटी सुमोटो एक्शन की जो उन्होंने बात की, या फिर जो चार्ट ऑफ गवर्नेंस की वो बात करते हैं, तो बहुत ही खुशाइन बातें ये लगती हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिन जो हैं वो जुडिशरी के हवाले से और जो लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता है इस निज़ाम से, उसकी बहाली के हवाले से शायद बहुत अच्छे काम होने जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, पहले तो ये बताइए कि जैसा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अप्रैल 2018 की जो अपील की समाअत है वो अभी कर रहे हैं, और 2 से 3 माह में 2019 की अपील की समाअत का आगाज़ कर दिया जाएगा। कीपिंग इन व्यू कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह से बताया जाता है, जजेस की जो तादाद है और जो दीगर मसाइल हैं, इन सब के होते हुए ये सब मुमकिन हो पाएगा? और ये अगर मुमकिन हो पाएगा तो आने वाला वक्त तो यकीनन बहुत ही अच्छा है फिर। देखिए कि इसमें खोर साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया गया है। क्रिमिनल साइड पे तकरीबन अपीलें जो है ना वो तकरीबन ज़ीरो पे आने वाली हैं, यानी 18 का काम जो है ना वो तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है और 19 जो है ना अभी शुरू हुए 20-21 दिन हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल साइड पे अपीलें, पिटिशन को हम नहीं रोक सकते। पिटिशन तो मतलब अभी बात करूं कि पिटिशन 0 हो गई है तो उसके बाद 2 पिटिशनें बात करते करते मजीद आ जाएंगी, मगर अपीलें जो है ना वो तकरीबन 0 होने जा रही हैं और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से अगर हम सिर्फ अपना काम करें, कोर्ट का काम जो है ना वो केसेस जो उनके सपोर्ट किए जाते हैं या उनके पास आते हैं उनका इंसाफ के मुताबिक, उनका कानून के मुताबिक जो है ना उनका फैसला किया जाना होता है। तो अगर तमाम तर जजों की तवज्जो जो है इस जानिब मबजूल रहे तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि हम अपने काम को रिड्यूस ना कर पाएँ। गो कि इस वक्त एक और इशू ये है कि ये 17 की तादाद जो जजेस की तादाद थी ये बहुत पहले ये फिक्स हुई थी, उसके बाद आबादी आपकी कितनी बढ़ गई है, उसके बाद लिटिगेशन आपकी बढ़ गई है, इस हवाले से अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों का एतमाद इस अदारे पे बढ़ गया है। तो इन वजूहात की बिना पे जो है ना वो काम का बोझ बढ़ा है, मगर अगर हम सही समत में जो है ना वो दुरुस्त सफ़र का आगाज़ करें तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि हम जो है उसको काम को रिड्यूस ना कर पाएँ और लोगों को इंसाफ ना दे पाएँ। अच्छा, लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी उन्होंने जिक्र किया, 3 दर्जाती जो जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की, और जो हम वक्त देखते हैं आसिफ सईद खोसा साहब के पास ज़रा मुख्तसर है कंपैरेटिवली, और जिन जिन कामों का वो तस्करा कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब इस टेन्योर के अंदर कुछ पूरे होते दिखाई देंगे या आगे के लिए कोई रख दी जाएगी एक बुनियाद? देखिए, कोई भी इंसान जो है वो कामिल नहीं होता, वो तमाम तर काम मुकम्मल नहीं कर पाता, मगर अगर सही समत में इनिशिएटिव ले ले और दुरुस्त समत में सफ़र शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल कोई वजह नहीं है कि काम कम ना होना शुरू हो जाए। लोगों को, आने वाले लोगों को गाइडलाइन मिल जाती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे एक सो मोटो वाला जो है एक अमल शुरू था और बहुत ज़्यादा था। अब देखिए कि वो एक चीफ जस्टिस से अगले चीफ जस्टिस तक नहीं जा पाया, या उससे पहले इफ्तिखार साहब ने शुरू किया था तो वो इफ्तिखार साहब के बाद आने वालों ने फॉलो नहीं किया। वो इतनी तनकीद उस मामले में शुरू हो जाती है कि वो फॉलो नहीं कर पाते। हालांकि मुमकिन है उनकी नीयत में कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर उसमें तनकीद इतनी बढ़ जाती है या फिर बाज़ औक़ात जो है ना उसमें ऐसा लगता है जैसे खुद नुमाई के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो मगर अगर हम अपना सही समत में अपना कदम बढ़ाएं तो मेरा ख्याल है कि वो अगर 100% काम ना कर सकें तो 10-20% भी कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद आने वाले उसको फॉलो करेंगे इस लेगेसी। डेफिनेटली यानी आगे के लिए बुनियाद रख दी जाएगी। आपको ऐसे लगता है कि ये हो पाएगा? इमरान, अभी जैसा बात की है कामरान साहब ने भी, जजेस की तादाद का भी उन्होंने जब जिक्र किया, तो पाकिस्तान में जिस तरह एक सर्वे के मुताबिक कोई 10 लाख के लिए कोई हमारे पास 12 जज मौजूद है। इंडिया में 18 है तादाद, बरतानिया में 51, कनाडा में 65, अमेरिका में 107। यानी कि इस वक्त हमारे जजेस को तो सल्यूट करना चाहिए कि जितनी कम तादाद के साथ वो इतनी बड़ी जो तादाद है उसको एड्रेस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मुकदमात को एड्रेस कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। जजेस की तादाद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद, जी सर प्लीज आप बोलिए। नहीं, इमरान खान जी। इमरान जी, कामरान साहब आप बात कीजिए। कामरान साहब इस पे बेहतर जवाब इसलिए दे सकते हैं। जी कामरान साहब आप बात करें, ज़्यादा बेहतर है, आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं सर।
देखिए अगर वैसे तो आपकी टर्न है सारी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चूँकि दूर चलिए बैठा ठीक हूँ है, तो नहीं मैंने इमरान सोचा आप बात मुझे दे कीजिएगा, दीजिए बात बात। कीजिएगा। जी जी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखिए ये नो डाउट कि कामरान साहब जो है वो हमसे बेहतर इसलिए बता सकते हैं कि वो रोज़ाना कोर्ट जाते हैं और इन चीज़ों को हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन देखिए जजेस की तादाद कम होने के बावजूद हमारे जजेस काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम चल रहा है, आपके लोगों को अदालतों पे एतमाद है, लोग सीना तान के दूसरे को ये कहते हैं कि जी मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा, मैं अदालत में जाके तुम पे केस करूंगा। तो इसका मतलब है लोगों का इस सिस्टम के ऊपर अभी यकीन है और ये सिस्टम काम कर रहा है और इसमें बतदरीज बेहतरी भी आ रही है। अब जिस तरह खोसा साहब ने आके अपना पहला स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे कि किस तरीके से वो जुडिशरी को बेहतर कर सकते हैं, जिसकी गुंजाइश मौजूद है। अब मामला एक और भी है, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस लोअर जुडिशरी में हल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रवैया मुख्तलिफ है। वहाँ इस सोच के साथ जज साहिबान बैठे हैं या उनकी जब ट्रेनिंग भी करवाई जाती है तो उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि आपने चीज़ों को ऊपर जाने देना है, बहुत सारे फैसले आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये हाई कोर्ट के लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। अगर आपकी लोअर जुडिशरी बहुत सारे मामलात के ऊपर अपनी विजडम के मुताबिक मेहनत करके फैसले देना शुरू कर दे तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बतौर बर्डन ना पहुँचे। तो ये चीज़ें भी हैं गौर तलब और इनके ऊपर भी गौर किया, मुझे पता है किया जाएगा, क्योंकि जज साहिबान बहुत बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे मामलात के अंदर फ्लॉज हैं। जो सीनियर वकला हैं वो उनको बता सकते हैं, आदाद व शुमार मौजूद हैं और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई नामुमकिन काम नहीं है, इसको बेहतर किया जा सकता है। सिर्फ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, एक विल की ज़रूरत है और वो विल अब नज़र आ रही है। हाँ, जुडिशरी में जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, सही, ठीक है। राव खालिद साहब, आप क्या कहते हैं? जिस आसिफ सईद खोसा साहब चाहते हैं और जिस स्पीडी ट्रायल की भी अगर बात की जाती है, फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी उनका ये कहना है कि दुनिया भर में इन्हें पसंद नहीं किया जाता। तो आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कर पाएंगे? सवाल वही बदस्तूर मौजूद है, लेकिन साथ ही इसमें ऐड इन कर लीजिए कि जो उनका फ़ौजी अदालतों के हवाले से मौक़िफ़ है कि हम सिविलियन अदालतों को इस तरह से इक्विप करें कि वो स्पीडी ट्रायल दे सके और ये मामलात जो हैं फ़ौजी अदालतों तक जाए ही ना। Would that be possible? Would that be that easy? बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आसिफ सईद खोसा साहब की जो अप्रोच है बुनियादी तौर पे यही ओवरऑल अप्रोच पाकिस्तान में यही रही है। एक ऐसी सूरत हाल में आपने फौजी अदालतों का डोल डाला जब बाकी आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, फौजदारी अदालतें प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। आज अगर मामला ठीक हो जाते हैं और हम एक ख़ास किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो आज अगर मामला ठीक हो जाते हैं, फौजदारी अदालतों के मामला तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं हुए। कामरान मुर्तज़ा साहब आपको बता सकते हैं, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब क्रिमिनल केसेस जो सुनते हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस आप सुने, आपको पता चलता है कि किस तरह का वहाँ ट्रायल होता है और किस तरह से जाली गवाहों और उसका वो जो बंद बांधने की उन्होंने बात की है, डैम बनाने की, और जाली गवाहों के आगे, और वो भी उन्होंने बात की। तो वो बुनियादी तौर पर ये प्रॉब्लम्स तो बहरहाल मौजूद हैं। फौजी अदालतें, मेरा नहीं ख्याल कोई चाहेगा कि फौजी अदालतें काम करें यहाँ पे, लेकिन वो केसेस का एक प्रोसेस था। गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, सूबे की गवर्नमेंट वो केसेस रेफर करते थे जो वो चाहते थे कि जल्दी ट्रायल हो और कुछ उसको जल्दी से निपटाया जाए। जहाँ तक उनके अपने इंडिविजुअल एज चीफ जस्टिस की बात है, मेरा ख्याल है कि हमें इंस्टीट्यूशन की बात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ये है, बहुत अच्छे हैं, इससे पहले भी अच्छे थे, उससे पहले भी बहुत अच्छे चीफ जस्टिस थे। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से हम फोकस हो गए हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो एक इनफरादी उनकी पर्सनैलिटी जो होती है, जो काम जिस तरह से करते हैं, सो मोटो किस तरह लेते हैं, किस किस्म के केसेस उठाते हैं, किस किस्म काम करते हैं, प्रोजेक्शन उनकी किस किस्म की होती है, क्या वो प्रोजेक्शन उनको मोटिवेट करती है कि वो सो मोटो लेके इस किस्म की बातें करें, दौरे करें अस्पतालों के। मेरा ख्याल है हमें इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन जितना स्ट्रेंथन होता जाएगा, मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशन काफ़ी सफ़र तय कर आया है, काफी आगे बढ़ गया है। ये आपने बड़ी खास बात की कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजीद करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कामरान मुर्तज़ा, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ थे। और बलूचिस्तान में कोयले की कानों में जो मुसलसल हलाकतें हो रही हैं, फैक्टर किसे इग्नोर किया जा रहा है, हिफाजती इकदाम जो नहीं लिए जा रहे और अंदर खाते क्या हो रहा है, ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही अहम इशू है जिसे हम आज एड्रेस करना चाह रहे हैं, कोयले के कान, खास तौर पे बलूचिस्तान में, जहां हम तवातर से देख रहे हैं कि वहां पे धमाके भी होते हैं, हलाकतें सामने आ रही हैं, जाँ बहक होते हैं मज़दूर। ये कान कौन सी ऐसी सिक्योरिटी के इकदाम हैं जो लिए जाने चाहिए, या किस तरह से ये ठेके दर ठेके दिए जाते हैं जिनकी वजह से ये मामला जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साल 2018 में भी कोई 90 के करीब हलाकतें इस तरह की हो जाती हैं, और नए साल का आगाज़ भी इन्हीं हलाकतों के साथ ही होता है। लेकिन अभी तक इस मौजू को उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह के एड्रेस किया जाना चाहिए। इमरान, व्हाट डू यू से कि वजह क्या है? बड़ा ही सीरियस मामला है, कानकुन है, मजदूर हैं, जहाँ बहक हुए जा रहे हैं, लेकिन इस मसले का हल अभी तक कोई नहीं निकल रहा। देखिए, उनको इंसान नहीं समझते हैं, ये कारोबार है और ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। कोयले की कान के अंदर से कोयला निकालना, और ये निकालने के लिए आपको पता है स्पेशल मजदूर होते हैं, ये सारे मजदूर ये काम कर भी नहीं सकते। इसकी आमदन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों से लोग, पूरा का पूरा ख़ानदान आता है और वो आके इसका काम करता है। केपी में कुछ एरियाज़ है, वहाँ से इसके मजदूर मिलते हैं, कुछ पंजाब में इलाके हैं, वहाँ इसके मजदूर मिलते हैं, और कुछ बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में इसके मजदूर मिलते हैं। उन मजदूरों को ला के यहाँ पे कानों के अंदर घुसा दिया जाता है और वो सारा दिन कई घंटे इसके अंदर काम करते हैं। उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे मेरे और आपके जैसे लोग जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको इंसान नहीं समझा जाता, इसलिए उनको कोई इंसानों वाली सहूलत वहाँ पे मैसर नहीं है। अब मामला ये है कि कोयले की कानें अंदर से इंतहाई ख़तरनाक सूरत-ए-हाल में मौजूद होती हैं। बाद औक़ात वो पानी के करीब पहुँच जाते हैं, बाद औक़ात वो गिरने वाली हो जाती है। बार बार वहाँ पे ठेकेदार बताते हैं मालिकान को कि जनाब ये कान गिर जाएगी, इसमें हादसा हो जाएगा, इसमें गैस भर रही है, ये रास्ता बंद हो जाएगा, लोग अंदर दब जाएंगे। लेकिन मालिकान को सिर्फ अपने मुनाफे से गर्ज है, वो सिर्फ अपना मुनाफा ढूंढते हैं और अफसरान को उनका हिस्सा पहुंचाते हैं। बाकायदा बॉडीज बनी हुई हैं लेकिन वो काम नहीं करती, वो रिश्वत लेते हैं। बाकायदा अफसरान मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, वो रिश्वत लेते हैं। और इनको क्योंकि इंसान नहीं समझा जाता, इसलिए इनके लिए कोई इंसान का हक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 200 मजदूर जो कानों में काम करते हैं, हर साल एवरेज 200 मजदूर कानों में दब के मर जाते हैं पाकिस्तान में। किसी मुहज़्ज़िब दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे ये मसला हल करना चाहिए, क्योंकि हर दबने वाला आदमी जो है वो कम से कम इंसान जरूर है। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त हमें लाला सुल्तान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सेंट्रल माइन लेबर फेडरेशन, उन्होंने ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि असल मामला क्या है। लाला सुल्तान साहब, पहले तो ये बताइए कि वो कौन से हिफाजती इकदाम हैं जो मिस आउट किए जा रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जा रही, कौन जिम्मेदार है? जिस हमारी जब बात हुई थी चीफ इंस्पेक्टर माइंस इफ्तिखार अहमद से, तो उनका ये कहना है कि हम तो सहूलियात दे भी दें, जब तक कि अगले हिफाजती इकदामात को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, कितना ही उनको वेल इक्विप ना कर दिया जाए। तो मामला दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, असल मामला है क्या? पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि इन लाचार बेचार लावारिस पाकिस्तानी इंसानों के गम में शरीक है। इफ्तिखार साहब ने, इस वक्त इफ्तिखार साहब चंद दिनों से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी रिस्क जो है और उनकी रोजी इनके खून से बनी हुई है। इफ्तिखार साहब के दौर में ट्राइपार्टाइट जो बोर्ड बननी थी वो बोर्ड नहीं बनाई गई, और झूठ और सच से काम लेते हुए आज और कल की बातें हो रही थी। जब 2011 में मौजूदा जस्टिस साहब क्वेटा में चीफ जस्टिस थे, काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने सो मोटो एक्शन ली, और ये वो वाक़या है जिसमें 44 वर्कर पीएमडीसी पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एक ब्लास्टिंग के नतीजे में शहीद हुए थे। इफ्तिखार साहब ने काजी फायज ईसा साहब की अदालत में कहा कि हम जाने से रहे, इसलिए
کہ یہ مائنز 4000 فٹ سے نیچے ہیں. اگر افتخار صاحب اور اس کے ساتھی صرف وہاں جا نہیں سکتے ہیں تو پھر ایسے مائن میں یہ کیوں کام کرنے دے رہے تھے؟ تو اس کے بعد ہوا کیا لالا سلطان صاحب؟ کوئی اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کیا؟ عدالت کا کیا کہنا تھا اس کے بعد؟ اس کے اوپر ایکشن کیا لیا گیا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بعد میں یہ کہا مجھے کہ چونکہ میں سزا نہیں دے سکتا ہوں. کیا وجہ تھی کیوں سزا نہیں دے سکتے تھے؟ وہ ایک ہانسٹ جسٹس تھے، وہ سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس بھیجا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو پاکستان میں کریکٹر ہے وہی کریکٹر کا مالک تھا، اور انہوں نے کسی کو بھی سزا نہیں دی. اور یہی صورتحال اب تو بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ مائن میلوں کے حساب سے الاٹ کیے جاتے ہیں، اور مائنز اونر وہ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ٹھیکیدار اور پی ٹی ٹھیکیدار کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ اس کام سے 100% نابلد ہے. اچھا، وہ صرف مزدور لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، لالا سلطان سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ یہ جو آپ سسٹم بتا رہے ہیں کچھ اس سے ملتا جلتا یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی سسٹم موجود ہے کہ بالکل بغیر کسی سسٹم کے یہ کام ہو رہا ہے لالا سلطان صاحب؟ کوئی سسٹم بعض کانوں میں تو بالکل سسٹم نہیں ہے، کوئی چیک اور اینڈ پورا کنٹرول صوبہ نہیں ہے. نہیں، پورا ملک کوئی کنٹرول نہیں، اور پورا ملک جو ہے وہ اس وقت ٹھیکیداروں اور پی ٹی ٹھیکیداروں کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ گزشتہ سال جہلم میں 7 اور 9 لوگ جو ہے شہید ہوئے، اور فاٹا جس میں ہنگو، درا، دمخیل وغیرہ میں کام شروع ہوا ہے اس میں 2 ایکسیڈنٹ میں 21 لوگ فوت ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ جب سے سندھ میں تر کے ایریے میں جو کوئلہ نکل رہا ہے حیدرآباد کے قریب، گزشتہ 30 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، آپ دیکھیں نیٹ پہ ایک بھی ورکر فوت شدہ نہیں بتا رہے ہیں. اور پنجاب میں 2015 کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے کہ اپنے ویب سائٹ پہ جو ہے مردوں کی تعداد 2. اور کے پی سے جب اب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فاٹا کے دور میں ہوئے ہیں، جبکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اس میں کچھ واقعات ان کے ہی دور میں ہوئے ہیں. اب آپ ذرا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی جان کلی پر رکھ کر یہ کانکن جو ہیں ان کانوں کے اندر جاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ رسک لیتے ہیں، اور اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے کسی بھی فورم پر، کسی بھی سطح پر ہمیں کوئی بھی اقدامات نظر نہیں آتے. آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس آواز کو اٹھاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی اس طرف کوئی توجہ دیں گے اور آنے والے وقت میں اس حوالے سے کوئی بہتری لائی جائے گی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، تمام مہمانوں کو میں شکریہ ادا کروں گی. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.